ओके भाई, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आप लोगों के कोर्स में रिएक्ट सिर्फ उन लोगों का है जिनका मर्न स्टैक कोर्स है, या फिर रिएक्ट जेएस कोर्स है, या फिर जावा फुल स्टैक कोर्स है, या फिर पाइथन फुल स्टैक कोर्स है। तो आप लोगों के कोर्स में रिएक्ट है। अगर इसके अलावा कोई और कोर्स है आपका, तो बेटा आपका रिएक्ट नहीं है, अपने काउंसलर से बात कर लेना। ठीक है, बैठ जाइए। अभी कौन आया था? आप जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं? नहीं, बिना जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कैसे पढ़ोगे मेरे भाई? पढ़ रखा है, चलो ठीक है, वही चाहिए। तो वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओके भाई, बच्चे आज ठीक ठाक से लग रहे हैं। जिस दिन क्लास स्टार्ट होती है उसमें अच्छे बच्चे होते हैं, वे धीरे 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 कम होते शुरू हो जाते हैं। देखो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे आप लोगों को अभी तक रिकॉर्डिंग मिलती आई है, वैसे रिकॉर्डिंग आपको आगे भी मिलेंगी। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आपको अलग से क्लासरूम ज्वाइन करना है। मतलब प्रीवियस जो क्लासरूम जिसमें भी आप ज्वाइंट थे उसमें ये वीडियो नहीं आएंगी। हर क्लास का क्लासरूम अलग होता है। ठीक है, तो वो मधुर सर से आप ले लेना कल, आज नहीं, क्योंकि आज तो बनाएंगे हम लोग। ठीक है, कल ले लेना। और आज ही 2 बैच स्टार्ट हुए हैं, एक नोड का भी हुआ है, तो उनको प्रॉपर बता देना कि कौन से बैच का चाहिए। नोड का बैच का चाहिए या रिएक्ट का बैच का, स्पेशली मेंशन करना, मर्न मत बोल देना। ठीक है, तो उनको बताना है कि या तो अब ये वाला बैच किसका है, रिएक्ट का है। और कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने दोनों को ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चों ने वो बैठे। तो आप बता देना कि सर हमने दोनों ज्वाइन किए हैं, दोनों का दे दो, नोड का भी और रिएक्ट का भी। ठीक है, प्रॉपर बताना उन्हें। ओके। बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेंगे, कंटेंट भी सब कुछ मिलेगा इसमें। आदित्य कुमार क्या पूछे, नोड एंड रिएक्ट एक साथ कर सकते हैं? कर तो सकते हो भाई, लेकिन तुम्हारे कोर्स में होना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोर्स लग नहीं रहा कि तुम्हारा कोर्स में होगा। कोर्स क्या है तुम्हारा? हेलो? ओके भाई, तो जिन लोगों का मान स्टैक कोर्स है, वो लोग दोनों बैच लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने कल भी बताई थी ये चीज, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। और जो अभी फिलहाल रिएक्ट कंटिन्यू करना चाहते हैं, बाद में नोड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे कर सकते हो। ओके। एंड भाई, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट अपनी आईडी मेंशन कर देना। कुछ लोगों ने की है, कुछ ने नहीं की है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कर ही रखी है, कुछ लोगों ने नहीं की है, कर लेना भाई अपना। ठीक है, बिना आईडी के अलाउड नहीं है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भाई,
मैं देखो ये चीज बता रहा हूँ, कई बार मैं बैच स्टार्ट करता हूँ 100 बच्चों से, वो धीरे धीरे ना 20 ही रह जाते हैं लास्ट में आके। उसका एक जो मोस्ट मोस्ट मतलब जो प्रोबेबल रीजन है ना, वो ये होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। होता क्या है कि स्टार्टिंग में कोर्स सिंपल रहता है, धीरे धीरे टफ होता चला जाता है। अब अगर आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो फिर एक टाइम आता है कि जब आपको आगे कंटेंट समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। अगर 3-4 महीने मैं भी रिएक्ट ना पढ़ाऊं तो आधी चीजें तो मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए ये चीजें ऐसी हैं जिसमें रेगुलरली आपको टच में रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट क्लास रोज रटनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो चीजें आपको कराई जाए उन्हें एटलीस्ट करते रहो, क्योंकि आगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा तो उसमें पिछले वाली चीजें रिपीट होती हैं, पिछले वाली चीजें रीयूज होती हैं, रिपीट होती हैं। तो इसलिए आगे तो तब तभी समझ में आएगा ना जब पिछले वाला आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, ये नौबत ना आए कि आपको बैच छोड़ना पड़े, क्योंकि इसमें डियर लॉस आपका है, हमारा कोई लॉस नहीं है। आपका बैच खत्म होगा, हमारा नया बैच बन जाएगा एक और। अब मेरा एफर्ट तो उतना ही है, अगर मैं 10 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी मुझे उतना ही एफर्ट लगेगा, मैं 100 बच्चे पढ़ाऊंगा तब भी उतना ही एफर्ट लगेगा। तो हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो बैच बनता ही रहता है। इसमें लॉस डियर आप लोगों का है। अभी आप ये बैच छोड़ दोगे, फिर आपको 2-3 महीने के बाद दूसरा बैच मिलेगा, उसमें भी फिर टाइम लगेगा। और अगर सेम फिर से करा तो फिर से बैच छोड़ोगे, फिर आगे एक और बैच लोगे, इसमें टाइम वेस्ट आप लोगों का होगा। इसलिए बेटर ये है कि भाई अब लोग थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो, 1.5 महीने का कोर्स है ये। 1.5 महीने में सीरियस होके पढ़ लोगे तो जॉब तुम्हें मिल जाएगी आराम से, क्योंकि इस टाइम इंडस्ट्री में डिमांड है रिएक्ट की। थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो, 1.5 महीने की बात है। मौज मस्ती जिंदगी भर चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आपने मौज मस्ती करना शुरू कर दिया, 4 दिन क्लास ले फिर छोड़ दिया, तो 2 महीने बाद फिर मेरे पास आओगे, क्या फायदा। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो चलता रहेगा, हमारा तो बैच बनता ही रहता है। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करना, बैच मत छोड़ना। अगर छुट्टी हो जाती है, मैं ये नहीं कहा छुट्टियां नहीं होती, मुझसे भी होती है, मैं भी छुट्टियां करता हूँ, तो उस केस के लिए भाई मैं वीडियो अपलोड जो करता हूँ उनसे आप बैकअप ले लो उसका। मेक श्योर कि जैसे आज आपने क्लास छोड़ दिया तो कल क्लास होने से पहले वो रिकॉर्डिंग आप देख लो, ताकि आपको चीजें पता चल जाए कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, तो इसलिए प्लीज टाइम से आइएगा, सभी क्लासेस लीजिए, कोशिश की छुट्टियां ना हो, अगर हो जाए तो रिकॉर्डिंग से पढ़ लो। ठीक है, और जो चीजें मैं करा रहा हूँ वो साथ के साथ करनी है आपको, क्योंकि अब आप फाइनल स्टेज पे खड़े हो जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। अगर थोड़ी सी मेहनत अब कर ली तो जॉब आपके हाथ में है, वरना आ जाना अगले बैच में फिर से। ठीक है, चलो, तो हेडिंग डाल लीजिए रिएक्ट जेएस। आज की रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों को नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो भाई कॉफी लाया हूँ, ग्रीन टी है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, पानी आ गया। ठीक है भाई, तो मैं भूल गया क्या बोलने वाला था, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको आज रिएक्ट के बारे में बताऊंगा, रिएक्ट क्या है, क्यों है, क्या क्यों यूज करना है, कब यूज करना है। ठीक है, और रिएक्ट के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें। बाकी कंटेंट तो कल से ही स्टार्ट होगा, इसलिए रिकॉर्डिंग आज की ना भी मिले, लेट मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ठीक है, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू डेवलप यूजर इंटरफेस ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू डेवलप यूजर इंटरफेस ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, आगे लिखिए रिएक्ट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्डन वॉक
वॉक है, वॉक की जो भी है देख लेना स्पेलिंग। जॉर्डन वॉक, वॉक है वॉकी है, जो भी है चलो। इन 2013, in 2013, now current version is 18.2.0, 18.2.0, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, सॉरी 10 ईयर नहीं 10 मंथ्स हो चुके हैं, तो मे बी नया वर्जन जल्दी आ सकता है रिएक्ट का, ठीक है, क्योंकि लगभग एक साल में तो वर्जन आ ही जाता है इनका नया, तो आने वाला है, ठीक है। अभी 18.2.0 वर्जन चल रहा है, और जैसे कि हम हर चीज लेटेस्ट पढ़ते तो इसमें भी 18.2.0 ही पढ़ेंगे, लेटेस्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, रिएक्ट जेएस is managed by Meta Incorporation, Meta Incorporation, Meta पता है क्या है? जी, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, ठीक है, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, ऐसे ही अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा है, ठीक है। तो इसे मेटा मैनेज करती है रिएक्ट को, और एंगुलर को कौन मैनेज करता है? गूगल, ठीक है। दोनों ही मतलब अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। आगे लिखिए, रिएक्ट इज सिंपल ओपन सोर्स सिंपल ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइब्रेरी, फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। समझ में आया भाई? तो ये सिर्फ यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है, और बेसिकली आप कह सकते हो, लिख लो ये लाइन भी, और वी कैन से रिएक्ट इज मेजरली यूज्ड, रिएक्ट इज मेजरली यूज्ड टू डेवलप फ्रंट एंड ऑफ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, used to develop front end of a single page web application। ये सबसे लास्ट में जो बैठा है नाम क्या है तुम्हारा? सबसे लास्ट में नोटबुक कहाँ है तुम्हारी? लिख रहे हो? लेके आ इधर, जल्दी लेके आ, लेके आ, लेके आ, लेके आ। बेटा मैं ना, तुमने देखा होगा मैं देखता रहता हूँ सबको कौन क्या कर रहा है, मुझसे छुप नहीं पाओगे तुम, सबसे पीछे पीछे भले ही बैठे हो तुम। क्यों आलस आ रहा है तुम्हें लिखने? कुछ भी नहीं लिखा तूने तो। तूने लिखा है बस मेटा, ये मेटा कहाँ से लिख दिया फिर तूने? बगल वाले से लेके क्या करूं मैं तेरा? तो पहला ना बोल तो बाकी सारे से नोट कर रखा है बाकी जो बैठ जा, लेके आया कर मेरे भाई। भाई साहब इतने तेज बन रहे हैं, मतलब जैसे मैं इसको देखता हूँ ना, ये ऐसे ऐसे करने लग जाता है, छोटे मोटे वो नीचे नजर कर लेता है कि पता नहीं चलेगा। बेटा जहां तुम बैठे हो ना, हम भी 10 साल पहले यही बैठे हुए थे, तो हमें पता है तुम क्या कर रहे हो। चलो क्या लिखवाया था अभी? हाँ, मेजरली यूज टू डेवलप अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, फ्रंट एंड ऑफ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। देखो सिंगल पेज एप्लीकेशन आजकल ट्रेंडिंग है, रीजन बताता हूँ रिएक्ट को पॉपुलर होने का। देखो सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग 3 चीजों में बना सकते हैं, रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में, ठीक है। व्यू इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, चाइना में ज्यादा पॉपुलर है। व्यू बहुत लाइट वेट है, रिएक्ट से भी फास्ट है, लेकिन वो पॉपुलर चाइना में, इंडिया में नहीं है। दो यहाँ पे पॉपुलर है रिएक्ट एंड एंगुलर, जिसमें ज्यादा पॉपुलर कौन है? रिएक्ट। रीजन ये लाइब्रेरी है, और एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। अब बात आती है कि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है।
तो डिफरेंस ये है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। समझ में आया? आपको जैसे सही लग रहा है वैसे मैनेज करो। फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपकी मर्जी नहीं चलती है, उसके पहले से सेट पैटर्न्स होते हैं कि भाई आपको पर्टिकुलर काम इस फाइल में करना है तो वहीं करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल राउटिंग, एक राउटिंग हम लोग करते हैं। राउटिंग का मतलब है जैसे होम पे क्लिक करें तो होम पेज ओपन हो जाता है, अबाउट पे क्लिक तो अबाउट पेज ओपन हो जाए, इसे बोलते हैं राउटिंग फीचर। राउटिंग रिएक्ट में जहां आपका मन करे वहां कर दो, लेकिन एंगुलर में राउटिंग को मैनेज करने के लिए अलग फाइल बनती है राउटिंग की। ठीक है? जैसे एंगुलर में सॉरी रिएक्ट में आप कहीं भी एपीआई कॉल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगुलर में उसको करने के लिए सर्विस बनानी पड़ती है। तो मतलब हर चीज के लिए वहां पे एक सेट पैटर्न होता है फ्रेमवर्क के केस में। अब मैं नहीं कह रहा कि फ्रेमवर्क यूज करना मुश्किल है, इजी है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग चीज है कि भाई ये काम यहाँ करना है तो यहीं करना है, कहीं और नहीं करोगे, रूल है। लेकिन एक बिगिनर के लिए उन रूल्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में रिएक्ट इजी है, क्योंकि इसमें कोई मर्जी है, आपकी मर्जी चलेगी जो आपको जैसा करना है। ठीक है? तो इसके लिए एक टर्म होती है, बोलते हैं कि लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं और फ्रेमवर्क हमें यूज करता है। समझ में आया डिफरेंस? लाइब्रेरी को हम यूज करते हैं अपने हिसाब से, और जो फ्रेमवर्क होता है वो हमें यूज करता है अपने हिसाब से। फ्रेमवर्क की चलती है वहां पे, और लाइब्रेरी केस में डेवलपर की चलती है। समझ में आया? दोनों को अगर कंपेयर करें, रिएक्ट को और एंगुलर को, तो इजी टू अंडरस्टैंड रिएक्ट है, बहुत इजी है, समझ में आराम से आ जाता है। वहीं पे एंगुलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है? स्पीड की बात करें तो लमसम दोनों सेम ही है, स्पीड दोनों की ठीक है, अच्छी स्पीड है दोनों में। और अगर बाकी किसी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें, लाइक पीएचपी से करें या पाइथन से करें या जावा से करें, तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं जावा, पाइथन, पीएचपी में कंप्लीट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बैकएंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? कंप्लीट एप्लीकेशन आप अगर पीएचपी में बना रहे हो और एक एप्लीकेशन आप रिएक्ट में बना रहे हो, तो रिएक्ट वाली एप्लीकेशन आपकी फास्ट चलेगी। ठीक है? और दूसरा, अब इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप ड्यूकेट इंडिया का एग्जांपल ले लो। इसमें एक बार जो डेटा लोड होना है हो गया। ठीक है? अब एक बार होने दो इसे बंद। मान लो मैं यहां से जा रहा हूँ प्लेसमेंट पे, यहाँ पे पेज चेंज हुआ नहीं ना? सर्टिफिकेट, देखो पेज ही लोड नहीं हो रहा है ना? इसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। जैसे यूट्यूब, फेसबुक है, तो ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो फेसबुक, ये ड्यूकेट इंडिया, ये बनी हुई है मान स्टैक में ही। ठीक है? तो इससे पहले हमारी जो वेबसाइट थी वो पीएचपी में थी, थोड़ी स्लो चलती थी। ये अभी हमने मान स्टैक में बना दिया, वैसे मैंने ही बनाई है। ठीक है? तो अभी इसका इंटरफेस और चेंज होगा, अभी इंटरफेस कुछ खास अच्छा नहीं है इसका, बाद में चेंज करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हमने ध्यान दिया सिर्फ स्पीड पे कि वेबसाइट फास्ट चले, तो इसलिए मान स्टैक को चूज किया। तो आजकल कंपनियां, जिन्हें भाई आपको पता है कि आज का जमाना ऐसा है कि कोई वेट नहीं करना चाहता है ना, आप लोग भी सोचते हो 2 महीने कोर्स 2 दिन में कंप्लीट हो जाए ना, बहुत से पूछते रहते हैं कोर्स कब खत्म होगा सर ये बताओ। तो वही पेशेंस नहीं है। तो आज की दुनिया थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, तो इसलिए हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए जो फास्ट चले। लेकिन जो ट्रेडिशनल वेबसाइट बनती है पीएचपी में, वर्डप्रेस में, वो बहुत स्लो चलती हैं। ठीक है? तो इसलिए मार्केट में सिंगल पेज एप्लीकेशन ज्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, इसीलिए मेन स्टैक, मन स्टैक काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। अब बात आती है कि भाई रिएक्ट को तो हम लोग पीएचपी के साथ भी यूज कर सकते हैं, पाइथन के साथ भी यूज करते हैं, जावा के साथ भी यूज करते हैं, फिर मन स्टैक क्यों? तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि भाई मन स्टैक में सारा फ्रंट एंड बैक एंड आपको जावास्क्रिप्ट में करना है, जबकि जावा की बात करें या पीएचपी की बात करें तो उसमें बैक एंड आपको अलग टेक्नोलॉजी में बनाना है, फ्रंट एंड आपको जावास्क्रिप्ट में बनाना है। बस ये डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। बैक एंड आपकी मर्जी है, आप मन स्टैक में, मन स्टैक के थ्रू नोड में बनाओ, जावा के थ्रू जावा मतलब जावा से बनाओ या पाइथन से बनाओ, जेंगो के यूज करके, जैसा मन करे वैसा करो। बट रिएक्ट अगर आप फ्रंट एंड में यूज करते हो तो काफी बेटर आपकी वेबसाइट बनेगी। ठीक है भाई? तो एक चीज और ध्यान रखना, बहुत से बच्चे रिएक्ट को सोच लेते हैं कि ये डिजाइनिंग टूल है। ये कोई डिजाइनिंग टूल नहीं है, हमें यहाँ डिजाइनिंग नहीं सीखनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमें डिजाइनिंग नहीं सीखनी है, हमें डेवलपमेंट सीखना है। तो डिजाइनिंग के लिए तो वही चीजें यूज करेंगे, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप,
बस एक एक्स्ट्रा आएगा इसमें मटेरियल डिजाइन, यूआई, सॉरी मटेरियल यूआई। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वही यूज करेंगे, बाकी डेवलपमेंट हम लोग रिएक्ट में सीखेंगे। अब बात आती है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन फास्ट क्यों होती है। क्योंकि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, अब जैसा नाम है वैसा ही काम भी है, ये वाकई में एक सिंगल पेज पे ही बनती है। मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट एक सिंगल पेज पे बनेगी, जो मतलब आपकी पूरी एप्लीकेशन में एक ही एचटीएमएल का पेज होगा। लेकिन अभी आप देख रहे थे जैसे आपने ड्यूकेट इंडिया वेबसाइट देखी, इसमें तो पेज अलग अलग थे ना। तो एक्चुअली ये जो अलग अलग आप पेज देख रहे थे, पेज नहीं थे, वो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, कंपोनेंट थे, तो उसमें क्या होता है कि एक एचटीएमएल का कंटेंट जिसपे आपका होम पेज आ रहा है, अब आपने अबाउट पे क्लिक कर दिया तो होम वाला जो कंपोनेंट है वो हट के उसकी जगह पे क्या आ जाता है, अबाउट वाला कंपोनेंट। तो उस केस में जो हेडर और फुटर है वो सेम रहता है एज प्रीवियस। ठीक है, अब आपका हेडर फुटर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें जो लिंक्स लगे होते हैं लाइक सीडीएन लिंक्स हैं या जो भी कुछ है, सीएसएस फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, वो बार बार रिलोड नहीं होती, और बार बार रिलोड नहीं होंगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस डेटा वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके लिए रिएक्ट एंड एंगुलर काफी ज्यादा पॉपुलर है। समझ में आया? चलो थोड़ा सा आगे, अब थ्योरी मतलब बात कम करते हैं, लिखवाते ज्यादा, अब आगे लिख लो। आले रसूल ने पूछा है नेक्स्ट जेएस का डिमांड मार्केट में है। हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही टाइम पे पूछा है। नेक्स्ट जेएस क्या है? तो नेक्स्ट जेएस जो है वो आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। समझ में आया? रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। आपने भी एक चीज पे ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनका एक सेट पैटर्न होता है, जो बिगनर के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन डेवलपर के लिए ना वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि डेवलपर तो पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे करनी है, तो उससे ना सारी चीजें कैटेगराइज्ड हो जाती हैं। तो इसलिए मार्केट में आया नेक्स्ट जेएस, जो कि रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है। अब बात आती है कि हम लोग रिएक्ट यूज करें या नेक्स्ट यूज करें। तो इसका आंसर ये होता है, हमारी वेबसाइट दो तरह की होती है। एक वेबसाइट होती है कि जो हमें पब्लिकली दिखानी है, और एक वेबसाइट होती है जो हमें पब्लिकली नहीं दिखानी है, जिसे कोई ट्रैक ना करे या गूगल ट्रैक ना करे, ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए होता है आपका रिएक्ट जेएस। रिएक्ट की जो एप्लीकेशन होती है उसका एसईओ नहीं होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि उसका कोड गूगल ट्रैक नहीं करता, क्योंकि गूगल ट्रैक करता है जो सर्वर साइड से रेंडर होता है, और जो रिएक्ट है वो क्लाइंट साइड से रेंडर होती है। तो इसके लिए मार्केट में आया नेक्स्ट जेएस, कि भाई जिस एप्लीकेशन का आपको एसईओ करना है उसके लिए क्या यूज होगा, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, अब बात आती है कि भाई फिर हम लोग किस में बनाएं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेबसाइट है हमारी ड्यूकेट इंडिया, और एक ये वेबसाइट है, ये दोनों अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ये हमारा एडमिन पैनल है, जो भी कंटेंट इस वेबसाइट पे आता है वो इस वेबसाइट के थ्रू आता है। तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, मैं इसको लॉगिन नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसमें वैसे चलो दिखा देता हूँ करके, कोई नहीं। तो इसमें जो आपकी डिटेल्स हैं, मतलब जो भी चीजें हम लोग अपलोड करते हैं, ये वेबसाइट बनी हुई है रिएक्ट जेएस में, फ्रंट एंड मतलब। इसको गूगल ट्रैक नहीं करता क्योंकि इसका एसईओ हो ही नहीं सकता। ये एप्लीकेशन बनी है नेक्स्ट जेएस में, ये नेक्स्ट की है, इसलिए इसका एसईओ होता है। डिफरेंस देखिएगा, इसमें पेज सोर्स पे नहीं, इंस्पेक्ट नहीं, इसमें जाइएगा पेज सोर्स पे, कितना सा कंटेंट नजर आ रहा है? क्या वेबसाइट में इतना ही कंटेंट है? नहीं ना। इससे इंस्पेक्ट कीजिए, पेज सोर्स देखिए, इसमें है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये नेक्स्ट जेएस की है, ये आपकी रिएक्ट की है। ठीक है, नहीं नहीं, सर्च करने तो दोनों आ जाएंगे, मैं पासवर्ड ही भूल गया। बेटा इसका डेवलपर मैं ही चेंज भी कर दूंगा दिखा के।
ये आपका एडमिन, ये मतलब हमारा एडमिन पैनल है जहाँ से हम लोग चीजें डालते हैं, जो भी इंक्वायरीज आती है यहाँ पे आती है, दिखाऊंगा नहीं। सेंटर्स, हमारे सेंटर्स हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो बनाया है हमने, ये किसमें बनाया है, मान स्टैक मतलब रिएक्ट जेएस में। ठीक है, अपकमिंग बैच, बस यहाँ से मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और ये हमारी एप्लीकेशन है जो आप लोगों को दिखती है। ये दोनों अलग अलग वेबसाइट हैं, एक नहीं है, ये अलग अलग वेबसाइट है। इनका बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ अलग अलग है, बस डेटाबेस कॉमन है। समझ में आया भाई? ठीक है, तो बात ये है कि इंडस्ट्री में यूज दोनों का है, रिएक्ट का भी है, नेक्स्ट का भी है। ठीक है, अगर आपने रिएक्ट जीएस को अच्छे से पढ़ लिया तो नेक्स्ट जीएस भी आप आराम से सीख जाओगे, ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसी का फ्रेमवर्क है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था जावा स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ने में कितना टाइम लगा आप लोगों को? 2 दिन ना। 11 वाले बैच वाले छोड़ देना, वो 10 वाले 10 बजे वाले में हुआ नहीं है अभी, 4 बजे वालों का हो चुका है, तो 2 दिन लगे ना। ऐसे ही आप लोग जब रिएक्ट पढ़ लेते हो तो फिर नेक्स्ट जेएस को सीखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-12 दिन में आप आराम से सीख सकते हो इसे, ज्यादा कुछ नहीं। ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, यूज तो ये भी रिएक्ट को ही करता है। चलो अब कुछ लिख लो भाई रिएक्ट के बारे में। लिखे भाई रिएक्ट के फीचर्स, फीचर्स ऑफ रिएक्ट। फर्स्ट लिखिए सॉलिड बेस आर्किटेक्चर, सॉलिड बेस आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकंड एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर, एक्सटेंसिबल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी। कंपोनेंट का क्या होता है? कंपोनेंट को आप कह सकते हो वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट, ये पूरा एक पेज भी हो सकता है या पेज का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। टोटली रीयूजेबल होता है, आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हो, लाइक फंक्शन। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखिए जेएसएक्स बेस्ड, जेएसएक्स बेस्ड डिजाइन आर्किटेक्चर, जेएसएक्स बेस्ड डिजाइन आर्किटेक्चर। जेएसएक्स की फुल फॉर्म लिख लेना, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। देखो, अगर हम लोग प्लेन जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, पहले जब रिएक्ट वगैरह मार्केट में नहीं आए थे तो उस टाइम पे बड़ी एप्लीकेशंस बनाते थे तो उस टाइम जेक्वेरी यूज करते थे, जेक्वेरी या एजेक्स यूज करते थे। तो उसमें क्या था कि जो जो कोड हम लोग प्लेन जावास्क्रिप्ट में 10 लाइन में करते हैं, वो कोड जेक्वेरी वगैरह की हेल्प से, जेक्वेरी एजेक्स की हेल्प से 2 लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस टाइम पे जेक्वेरी वगैरह यूज होती थी। लेकिन जब मार्केट में रिएक्ट आया तो रिएक्ट ने टास्क को और इजी कर दिया, तो जो काम रिएक्ट 10 लाइन में कर रहा था वही काम रिएक्ट फिर 2 लाइन में करने लगा। इसीलिए अब ऑल्टरनेट, बेटर ऑल्टरनेट मार्केट में आ चुका है। तो अब जो जेक्वेरी है वो उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, सिर्फ पीएचपी वाले लोग यूज करते हैं। मीन मर्न के साथ तो कंपेटिबल भी नहीं होती ठीक से, इसलिए मार्केट से आउट हो चुकी है। इसीलिए
बूट स्ट्रैप जो 5 वर्जन आया, नया वर्जन जो 5 वर्जन है, उसमें जे क्वेरी है ही नहीं। पहले बूट स्ट्रैप भी जे क्वेरी को यूज करता था, 4th वर्जन से पहले, 4 वर्जन तक यूज करता था जे क्वेरी को, लेकिन जब 5th वर्जन आया उसने देखा कि मन स्टैक वगैरह में तो ये इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। हो तो जाता है लेकिन बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है, एरर्स आते हैं काफी सारे, बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना पड़ता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जे क्वेरी वगैरह को। तो बूट स्ट्रैप ने जे क्वेरी को हटा ही दिया कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, मार्केट से धीरे धीरे वो आउट होती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं कि जो काम जे क्वेरी वगैरह की वजह से मैनुअली करना पड़ता था, ये इसमें ऑटोमेशन के थ्रू मतलब ऑटोमेट हो जाती हैं चीजें, कम कोड में काम हो जाता है। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक हेडिंग बना रखी है हमने कहीं पे, अब उसमें हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल, कुछ डायनामिक वैल्यू पास करनी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लेन जेएस में, अभी तक प्लेन जेएस पढ़ी है आपने, उस हेडिंग को गेट करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी की हेल्प से, है ना। फिर उसमें इनर एचटीएमएल लगा के कोड चेंज करना है, ये हो गया प्लेन जावास्क्रिप्ट। अगर जे क्वेरी है तो उसका मेथड आता है गेट करने के लिए, मेथड लिखो और उसमें वैल्यू गेट मतलब वैल्यू चेंज करने के लिए एक लाइन में कोड हो जाता है। लेकिन फिर भी ज्यादा है, इसमें क्या करना है, लाइक आपकी हेडिंग 1 है रिएक्ट में, इसके अंदर लगाओ करली ब्रेसेस, वेरिएबल का नाम लिखो, ये लिखना है बस, सिंपल है ना। बस एक वेरिएबल डिफाइन करो, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी करली ब्रेसेस के अंदर। तो रिएक्ट काफी इजी है सिंटेक्स वाइज, और एस मतलब अगर हम लोग जावा जे क्वेरी से कंपेयर करें या फिर एजेक्स से, तो अब वो यूज नहीं होते मार्केट में, बहुत बेटर है। ठीक है, आगे लिखिए। अच्छा मैं बात कर रहा था जेएसएक्स की। तो जेएसएक्स क्या था जो मैंने अभी दिखाया आपको, इसमें आपने देखा H1 टैग थी, वो किसका कोड हो गया, HTML का। और फिर मैंने वेरिएबल डायरेक्टली इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, वो किसका कोड हो गया, जावास्क्रिप्ट का। तो इसे कंबाइन हम लोग बोलते हैं जेएसएक्स। तो ये कोड जो आपने H1 देखा हुआ एक्चुअली HTML नहीं था, वो XML था। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, JSX, जावास्क्रिप्ट एंड XML। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स या एडवांटेज, अगर हम लोग रिएक्ट यूज करते तो क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। सेकंड, इजी टू अडेप्ट इन मॉडर्न, एक मिनट यार, ऑनलाइन बच्चे रिज्वाइन करना है, क्लास बंद होने वाली है। इजी टू अडेप्ट इन मॉडर्न एज वेल एज लीगेसी एप्लीकेशंस, एज वेल एज लीगेसी एप्लीकेशंस। मतलब लीगेसी का मतलब होता है पहले से चली हुई पॉपुलर चीजें जो कुछ होती है ना, उसे लीगेसी बोलते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि रिएक्ट को आप नई एप्लीकेशन में तो यूज कर ही सकते हो, साथ के साथ पुरानी एप्लीकेशंस में भी इजीली यूज हो जाती है, उसे अपडेट वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट लिखिए, फास्टर वे टू कोड अ फंक्शनैलिटी, फास्टर वे टू कोड अ फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल क्या है, एबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड कंपोनेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड कंपोनेंट्स, बने बनाए कंपोनेंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। ठीक है भाई, जैसे आपने एक फीचर देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक पे नोटिस किया होगा, हम लोगों को कुछ ही कंटेंट दिखता है, फिर हम लोग जब नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो फिर और आइटम लोड हो जाते हैं, है ना। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं, फिर कुछ और आइटम और लोड हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कितना कोड लिखा होगा इसमें, या कितना कोड लिखना होगा इस फंक्शनैलिटी के लिए?
इसके लिए एक बना बनाया कंपोनेंट मिलता है जिसका नाम है रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट। 2 से 3 लाइन का कोड लिखना है, काम हो जाता है। समझ में आया? तो मतलब बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं लगेगी। दिखने में तो लग रहा है ना कितना बड़ा फीचर है, लेकिन है कुछ नहीं, वो 2-3 लाइन का कोड है बस। तो ऐसे बने बनाए बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसमें आपको कोड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल के सर्च करते हैं ना, कुछ आइटम सर्च करते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो उसके लिए कितना कोड लिखना होगा? वही सेम 1-2 लाइन का कोड, ज्यादा कुछ नहीं। इसके लिए भी बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेडीमेड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटी। कम्युनिटी देखिए, रिएक्ट पे अच्छा का मतलब रिएक्ट पे अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, तो इसके लिए आपको एक कम्युनिटी भी अच्छी खासी मिलती है। अब बात आती है कि कम्युनिटी चाहिए क्यों। तो डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी ना कभी हम लोग प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं भी कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ। तो फिर हम लोग कहाँ भागते हैं? गूगल बाबा के पास। कुछ लिखते हैं वहां पे, तो आप वहां से कुछ रिस्पॉन्स आता है, तो गूगल वाले थोड़ी ना लिखते हैं, वो तो वेबसाइट्स बनी हुई हैं उसके लिए। तो गूगल तो बस सर्च करके देता है ना आपको। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाते हैं आपके डाउट्स के। हो सकता है कि जो आपकी प्रॉब्लम आई है सेम प्रॉब्लम पहले भी बहुत लोगों की आ रखी है। तो आपने सुना होगा स्टैक ओवरफ्लो, नाम सुना है ना? अगर स्टैक ओवरफ्लो बंद हो जाए ना आज, तो 80% डेवलपर घर बैठ जाएंगे। तो ये सब उसी से काम चल रहा है सबका, वहीं पे ढूंढ ढूंढ के कोड करते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो, कोरा नाम सुना होगा, कोरा, है ना? गीक्स फॉर गीक्स, इस तरह की वेबसाइट्स पे बहुत सारा मतलब बहुत सारा कोड आपको मिल जाता है। तो इसके लिए कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो, आप भी काम कर रहे हो। इसके लिए स्टैक ओवरफ्लो ने वेबसाइट बना दी कि भाई आपकी प्रॉब्लम आ रही है ना, आप शेयर करो प्रॉब्लम को, जिसको पता होगा वो आंसर करेगा आपको। तो ऐसे ना एक बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी बन चुकी है। तो रिएक्ट के लिए अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल जाता है। आपकी प्रॉब्लम आ रही है, गूगल करो, दुनिया भर के आंसर आपको मिल जाएंगे। समझ में आया? तो मैं काफी सारी टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, रिएक्ट पे करता हूँ, एंगुलर पे करता हूँ, पीएचपी पे भी करता हूँ, पाइथन जैंगो पे भी करता हूँ। लेकिन जितना सपोर्ट मुझे रिएक्ट में इजीली मिल जाता है, बाकी में नहीं मिलता उतना। रिएक्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, इतना एंगुलर पे भी नहीं है जितना रिएक्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि इसका रीजन है कि आजकल बहुत ज्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। एक बहुत मतलब कह सकते हो कि एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड रिएक्ट के लिए। नेक्स्ट लिखिए, पॉपुलर एप्लीकेशंस बिल्ड ऑन रिएक्ट। पॉपुलर एप्लीकेशंस बिल्ड ऑन रिएक्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, रेडिट। ठीक है भाई, इनके नाम तो सबने सुने ही होंगे। ये पॉपुलर वेबसाइट्स किसमें बनी हुई हैं? फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट में। ठीक है, आप लोग अभी फेसबुक को यूज करते हो, अगर आपने 2012-13 के आसपास फेसबुक यूज किया होगा तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा रिएक्ट ने क्या चीज, क्या मार्केट में चेंज किया है। तो 2013 के आसपास जो फेसबुक चलता था वो बहुत ऑर्डिनरी सा था, उसमें पेज रिलोड होता था, उसमें पेजिनेशन था, नीचे 100 फ्रेंड लिस्ट दिखती थी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर 150 आई थिंक, मुझे याद नहीं है ना? अगर अब भी वो देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए फेसबुक वाले ने हटाया नहीं है उसे, एम डॉट बेसिक फेसबुक पे चले जाना, एम डॉट बेसिक या एम डॉट फेसबुक। मुझे एक्सटेंशन याद नहीं आ रहा है इसका, बेसिक फेसबुक है, एम डॉट बेसिक फेसबुक है, ये तो मॉडर्न है। ये ये मोबाइल, अच्छा सॉरी मोबाइल वर्जन आ गया ना, बेसिक चाहिए, बेसिक फेसबुक डॉट कॉम। ये एक्सटेंशन काम नहीं कर रहा क्या?
मैं भी शायद बंद कर दिया, वो काफी टाइम से ट्राई नहीं किया मैंने। एम बेसिक है यार, वो नाम याद नहीं आता। देखो ये ऐसा था फेसबुक पहले। ऐसा पेज मतलब जो बिल्कुल HTML सीखना स्टार्ट ही करते हैं जस्ट, वो बना लेते हैं ऐसा पेज, है ना, ऑर्डिनरी सा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉगिन पेज की बात नहीं करेंगे। फेसबुक उस टाइम में बहुत अच्छी खासी एप्लीकेशन थी, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्रंट है, अंदर तो बहुत कुछ था इसमें, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी था। आप चेक कर लेना, ये एम बेसिक है, mbasic.facebook.com। तो ये नॉर्मल पुराने वर्जन, पुराने स्टाइल में बनी हुई है, और जो अभी है वो रिएक्ट में बनी हुई है। ठीक है बेटा। आगे लिखिए रिएक्ट आर्किटेक्चर। रिएक्ट आर्किटेक्चर, देखिए रिएक्ट इंट्रोड्यूस थ्री सिंपल कॉन्सेप्ट्स। थ्री सिंपल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन, रिएक्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट रिएक्ट एलिमेंट। अब रिएक्ट एलिमेंट क्या है, लिखिए, इट इज जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML DOM। इट इज जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML DOM। डोम का जो जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या कहते हैं, रिएक्ट एलिमेंट। सेकंड लिखिए JSX। JSX जावास्क्रिप्ट एंड XML। देखिए अ जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, इसके बारे में लिखना है, अ जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन टू डिजाइन यूजर इंटरफेस। इट इज XML based, it is XML based extensible language, XML based extensible language supporting HTML। एक्सटेंसिबल लैंग्वेज सपोर्टिंग HTML सिंटेक्स, मतलब ये XML है जो कि काफी हद तक HTML के जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रिएक्ट कंपोनेंट। देखिए इट इज प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट। इट इज प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक of React application। It use React element and JSX। It use, मैं फिर से बोल रहा हूँ, it is primary building block of React application। ठीक है, आगे लिखिए it use React elements and JSX to design its user interface। एंड डिजाइन इट्स यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे तीन चीजों की बात की गई। पहला है रिएक्ट एलिमेंट, तो जो डोम का जावास्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेशन है उसे क्या कहते हैं, रिएक्ट एलिमेंट। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट में हमने कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सेम ऐसे ही आपका रिएक्ट में भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिएक्ट एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया। उसकी हेल्प से फिर JSX की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कंपोनेंट बनाते हैं। JSX क्या है,
HTML जैसा दिखने वाला सिंटेक्स जिसमें हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को यूज करके बनता है कंपोनेंट, और कंपोनेंट को मिला के बनती है एक वेबसाइट। समझ में आया? तो कंपोनेंट्स एक पूरा पेज भी हो सकता है या उस पेज का एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। मतलब कंपोनेंट में एक सिंगल लाइन हो सकती है या फिर 1000 लाइन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप पे। समझ में आया भाई? तो बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं हुआ होगा अभी रिएक्ट के बारे में, लेकिन कुछ तो क्लियर आई थिंक हुआ होगा। अब धीरे धीरे जैसे आप चीजों को पढ़ते जाएंगे ना, उतना आपको क्लियर होता जाएगा कि रिएक्ट क्या है और कितना पावरफुल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, तो कल मधुर सर से कांटेक्ट कर लेना क्लासरूम के लिए। ठीक है, उस पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही।